हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रीत एग्रीकल्चर क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है जिसके अंदर में हम लोग जो सीयूटी पीजी में जिस जिस टॉपिक से या जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उनके टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे थे। इसके अंदर में हम लोगों ने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को पूरे तरीके से समाप्त कर लिया है और अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले सब्जेक्ट की ओर जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो जिस तरह से पहले दो सब्जेक्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था उसी तरीके से हम लोग इस बार भी कवर अप करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में 50 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट में और आशा करते हैं कि आप सबों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न आपके सामने लाया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको एक कॉन्फिडेंट मिल रहा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा प्रयास सार्थक हो सके। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मतलब जेनेटिक्स के फादर किन्हें कहा गया है? ऑप्शन हमारे पास है जीजे मेंडल, बैटसन, क्यूनेट और थियोफ्रेटस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा तो आप लोग समझ जाना जो भी अंडरलाइन रहेगा वो राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पे जीजे मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जनक मतलब फादर किस तरह के किन किन जैसे अलग अलग चीज़ों के फादर जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है तो जरूर पढ़ के जाए। जैसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है तो टी एच मॉर्गन को कहा जाता है ना। और मान लो कि कई सारे थ्योरी हैं, कई सारे कंसेप्ट हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट देते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्न जरूर से जरूर पढ़ के जाए, देख के जाए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच फेज? डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है? ऑप्शन हमारे पास है जी वन फेज, जी टू फेज, एस फेज या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस फेज जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हार्से एंड चेस इन देयर एक्सपेरिमेंट लेबल्ड डीएनए विथ। मतलब कि इनके द्वारा जब एक्सपेरिमेंटल को सॉरी डीएनए को लेबल किया गया था तो किनके द्वारा डीएनए को लेबल किया गया था? तो 3H मतलब कि ये सब आइसोटोप्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन के। 3H, 32P, 35S मतलब सल्फर, फोस्फोरस और हाइड्रोजन का दिया है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन, रिजेम्बलेंस, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरिडिटी। ये क्या है? ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ बोल रहा है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एलील या अल्टरनेट टाइप, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलील जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलील जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो ऑप्शन हमारे पास दिया है 3:1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1:2:1, तीसरा ऑप्शन दिया है 9:3:3:1 और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो है 2:1:1। तो इसमें जीनोटिपिक रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता। अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछता तो 3:1 हो जाता। अब यहाँ पे 9:3:3:1 है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमारा फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी शो कर रहा है या होमोजाइगोसिटी शो कर रहा है, इसको अगर हमें पता करना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी जो टेस्ट क्रॉस है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ। मतलब इनमें से कौन सा है जो मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन है? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसका आंसर करने की आप लोग कोशिश करें। चारों ऑप्शंस को आप लोग देखें, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंकेज। लिंकेज जो है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का एक्सेप्शन है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखिए, बोल रहा है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू अदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज। मतलब कि F1 को हम लोग किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, टेस्ट क्रॉस, F1 क्रॉस, बैक क्रॉस या ऑल ऑफ द एबव। मतलब किसी भी पेरेंट्स है, ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि रिसेसिव है या डोमिनेंस पेरेंट्स है, बोल रहा है किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर कर रहे हैं, रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंस हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर रिसेसिव पेरेंट्स बोलता तो हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मेंडल्स फाइंडिंग्स वेयर रीडिस्कवर्ड बाय। मतलब मेंडल्स के द्वारा जो भी चीजें खोजी गई थी उसको बाद में दोबारा से खोजा गया था, तो किनके द्वारा वो सारी चीजों को खोजा गया था? ऑप्शंस हमारे पास है कॉरेंस, टेचर्समार्क, डीवेरिस और नन ऑफ दी, सॉरी ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन 4 है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा 1901 में, मतलब 1901 में ये सारी चीजों को जो मेंडल ने खोजा था, उन सारी चीजों को दोबारा से खोजा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी में क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग को बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस कारण से इन्हें, और इनके पास अपना आरएनए और राइबोसोम भी होता है, इन कारण से इसे सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये दोनों क्या है? एक तरह के सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एन एमिनो एसिड विच इज रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इन द प्लांट इज। मतलब प्लांट में ड्रॉट टॉलरेंस के लिए एक एमिनो एसिड जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पास ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है, बोल रहा नंबर ऑफ बेसेस इन द सिंगल टर्न्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। मतलब एक सिंगल टर्न जो डीएनए हेलिक्स होता है उसमें नंबर्स ऑफ बेस पेयर या बेसिस कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। 10, 5, 7, 12। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 10 जो हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास है मैकलिंटोच, विफेन, फ्लोर और डी बेरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा। जो फ्लोर जो थे उन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ के जाइए, स्टार मार्क इसको आप लोग कर लें।
ठीक है, हमने इसको स्टार मार्क आपके लिए कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि लैंड रेसेस आर क्या है? एडवांस वेराइटीज होती हैं, हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं, लोकल वेराइटीज होती हैं, या ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकल वेराइटी जो होती हैं उनको हम लोग ये जो होते हैं ये लैंड रेसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पूषा सुगंधा 5 इज अ न्यू वैरायटी ऑफ, मतलब पूषा सुगंधा जो एक नई वैरायटी है वो किसकी नई वैरायटी है? आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइस, रोज, मेस और ग्लेडियोलस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइस जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि द वन एंजाइम हाइपोथेसिस इज गिवन बाय। तो हमारे पास है लीडरबर्ग एंड टैटम, मुलर एंड स्टैडलर, वॉटसन एंड क्रिक और बिडल एंड टैटम। तो कौन किन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हमारा है वो यहाँ पे राइट आंसर है। बैडल और टैटम जो थे उन्होंने क्या किया था, बिडल एंड टैटम ने ये हाइपोथेसिस दी थी, वन जिन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज। जो प्रोजनी होता है एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट को हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्लोन, लैंड रेसिस, प्योर लाइन या इनब्रीड लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्योर लाइन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्योर लाइन, इम्प्योर लाइन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में, सॉरी इनब्रीड लाइन, प्योर लाइन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर से जरूर आप देख के जाएं। ठीक है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुपरियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर अ स्टैंडर्ड कमर्शियल हाइब्रिड इज कॉल्ड। मतलब एक जो F1 हाइब्रिड अगर सुपीरियर हो जाता है कमर्शियल वैरायटी जो मौजूद होती है उस चीज की, तो इस सिचुएशन को या इस परिस्थिति को, कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग रिलेटिव हेट्रोसिस बोलते हैं, या हेट्रोबैल्टियोसिस कहते हैं, या लग्जेरेंस कहते हैं, या इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इकोनॉमिक हेट्रोसिस जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। इसे भी आपको स्टार मार्क मैं कर देता हूँ। आप जरूर से जरूर इस तरह के प्रश्न को पढ़ के जाएं, हेट्रोसिस टॉपिक को पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ सेल टू डेवलप इट इनटू अ कंप्लीट प्लांट। मतलब किसी भी सेल की वह क्षमता जिसके कारण से वह पूरे तरीके से एक नए पेड़ को निर्माण कर देता है, एक नए पेड़ को बना देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, टोटीपोटेंसी, फिर फ्रिकेंडिटी या प्लास्टिसिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है टोटीपोटेंसी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। म्यूटेशन जो शब्द था पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास है हुगो डिवेरिस, मूलर, राइट और मॉर्गन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगो डिवेरिस जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, अ वायरस फ्री क्लोन फ्रॉम अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। मतलब हमको कोई भी ऐसा क्लोन है या कोई भी ऐसा पौधा है जो कि वायरस से क्या इन्फेक्टेड हो गया, और अब हमको क्या है एक नॉन इन्फेक्टेड प्लांट जनरेट करना है या प्लांट प्राप्त करना है, तो हम उसको किस तरह से, किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है टिश्यू से, लीफ से, स्टेम से या मेरिस्टेम कल्चर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या बोल रहा है कि नलीसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। नलीसोमिक कंडीशन हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन देखो, 2n-1, 2n-0, 2n-2 और 2n+1। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
2n-2 को हम लोग नली सौमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, आप स्टार मार्क कर लेना, ट्राइसोमी, नली सौमी, इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने मिलेंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर देख लेना। जो भी जो क्रोमोसोमल नंबर्स में चेंजेस, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है, डिलीशन, इंसर्शन, ये सारी चीजें जो है वो जरूर से आपको पढ़ के जाना है। जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड इज, ये टॉपिक जो है क्लासेस ऑफ सीड जो है उससे लिया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस ऑफ सीड आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसको भी मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो जाए। तो अभी हमारा प्रश्न बोल रहा था कि जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड कौन सा होता है, तो ऑप्शन हमारे पास है न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है न्यूक्लियस सीड, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह है कि विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूटाजेन जेन्स इज नॉन आयोनाइजिंग टाइप्स, इनमें से कौन सा म्यूटाजेन जो है नॉन आयोनाइजिंग है वो हमको बताना है। एक्स रेस, यूवी रेस, बीटा रेस और गामा रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवी रेस। ठीक है, और ये म्यूटेशन और म्यूटाजेन दोनों से रिलेटेड टॉपिक है। म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंज को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, और जो चीजों जिन कारण से हमें म्यूटेशन होते हैं उनको हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं, या जिन एजेंट से म्यूटेशन होता है उसे हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजेन होते हैं, केमिकल होते हैं, फिर हमारा बायोलॉजिकल म्यूटाजेन होते हैं, इस तरह से कई सारे म्यूटाजेन होते हैं। तो जो हम लोग का फिजिकल म्यूटाजेन होता है उसको दो पार्ट में हम लोग आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में बांटते हैं। तो नॉन आयोनाइजिंग में हमारा यूवी रेस हमारा आंसर होगा, और प्रश्न हमसे नॉन आयोनाइजिंग टाइप पूछ रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, अगर हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका या सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए म्यूटेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और बैक क्रॉसिंग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैक क्रॉसिंग, डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या बोल रहा है कि कोल्चिसिन जो होता है इज जनरली यूज्ड फॉर, इसको किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डबलिंग और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्रोमोसोमल डबलिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको जरूर से जरूर देख के जाए, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। अब ऑप्शन देखो, हमारे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, देखो पूछ रहा है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर, किस साल में हम लोग नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को हम लोग फाउंड करते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 1950 मतलब 1950, 1953, 1960 और 1963, 1963। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा लास्ट का, ये 1963 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बच्चे दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और सीड एक्ट जो आया था। तो सीड एक्ट 1966 में आया था और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो हमारा 1963 में आया है। तो याद रखना ये सी जो है, सी से कॉर्पोरेशन जो, इसको घुमा देंगे और इसमें एक बीच में डंडा डाल देंगे तो हमारा थ्री के जैसा दिखने लग जाएगा। तो याद रखना कॉर्पोरेशन मतलब 1963। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि विच इज कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड का कलर क्या होता है, व्हाइट, एजोरा ब्लू, गोल्डन ब्राउन या ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है एजोरा ब्लू, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो जरूर से आप पढ़ के जाए, वही क्लास ऑफ सीड से जो टॉपिक आपको बताया था उसी से रिलेटेड है। और ये कलर टैगिंग मतलब अलग अलग सीडों को क्या होता है, अलग तरह के टैगिंग दी जाती है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आप इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सीड एक्ट इन इंडिया विच वाज इनएक्टेड इन, अभी ये आपको बता दिया था, ऑप्शन पढ़ने से बेटर है कि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया। तो ये 1966 था, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सीड वायबिलिटी टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज टी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, जेड टेस्ट और टीजे टेस्ट। मतलब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सीड की वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग टीजे टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिकैल्सिट्रेंट सीड, मतलब हमसे बताना है इसमें से रिकैल्सिट्रेंट सीड कौन से हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए मैंगो, व्हीट, राइस, या ऑप्शन डी दिया हुआ बी एंड सी, मतलब व्हीट राइस दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मैंगो, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है टेस्ट वेट इज, टेस्ट वेट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास दिए वेट ऑफ 10 सीट, वेट ऑफ 100 सीट, वेट ऑफ 1000 सीट और वेट ऑफ 10,000 सीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट ऑफ 1000 सीट। 100 बीजों का जो भार होता है उसको हम लोग टेस्ट वेट कहते हैं, और ये उन क्रॉप्स या उन सारे फसलों के लिए यूज करते हैं जिनके बीज बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिटेनोगेमी, जेनोगेमी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ऑटोगेमी? तो इसका राइट आंसर होगा जेटेनोगेमी। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा, ए जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये देखने में तो लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब जीनोटिपिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, बट सॉरी, फिनोटिपिकली ये लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जीनोटिपिकली ये क्या होता है? सेल पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ के जाएं। और साथ साथ में कैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को भी ज़रूर से पढ़ के जाएं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब इनमें से कौन कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ऑप्शन हमारे पास है बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि प्रोटोगाइनी इज फाउंड इन विच केस, प्रोटोगाइनी हमें किस में देखने को मिलता है? तो राइस, व्हीट, मेज और पर्ल मिलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है पर्ल मिलेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो फीमेल पार्ट होती है मेल पार्ट से पहले ही रिसेप्टिव हो जाती है, और इस तरह से यह क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। और हमें प्रोटेंट्री, जिसमें मेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है फीमेल पार्ट से, मतलब मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले ही क्या होता है? ससेप्टेबल हो जाता है, मतलब कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है या जर्मिनेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम लोग उसको प्रोटेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो ये प्रोटेंट्री का मेज प्रोटोगाइनी में पॉलिमेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का रिसर्च, प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चाइना और बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगर यही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अगर पूछता तो ये रोम इटली में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द टर्म सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय, ये टर्म किनके द्वारा खोजा गया था? हैरिंगटन, लेविस, स्टर्ट और ईस्ट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो था, स्टर्ट जो थे उनके द्वारा ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी शब्द खोजा गया था पहली बार। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ट्रिप 23 इज अ मेल एस्टेराइल लाइन ऑफ, मतलब ये जो मेल एस्टेराइल लाइन है वो किसका है? तो सॉर्गम के लिए, पर्ल मिलेट्स के लिए, बाजरे मतलब मेज के लिए या फिंगर मिलेट के लिए? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है आप देख चुके हैं। अब आंसर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो पर्ल मिलेट जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस, वेराइटी, बैक क्रॉस या हाइब्रिड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड। ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब इसको करते हैं हम लोग। इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेवलप बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग इज नोन एज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर लाइन, हाइब्रिड लाइन, इनब्रीड लाइन या वेराइटी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है, इनब्रीड लाइन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और बार बार एक ट्रू लाइन डेवलप हो जाता है, जब हम लोग सेल्फिंग करते रहते हैं, तो उसको हम लोग इनब्रीड लाइन हम लोग कहते हैं। प्योर लाइन और इनब्रीड लाइन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से जरूर आप पढ़ के जाइए। Which method is genetically used to improve a specific character of a well adapted variety? अगर किसी भी कोई भी वैरायटी है उसमें बहुत अच्छे से अडेप्ट है और उसमें कुछ एक नई वैरायटी, सॉरी एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डेवलप करनी है, तो इसमें से कौन सा ब्रीडिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन हमारे पास है बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, पेडिग्री मेथड, ब्रीडिंग मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड या बल्क ब्रीडिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक क्रॉसिंग मेथड, जो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक क्रॉस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच मेथड इज नोन एज इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग, मतलब इनको किसको हम लोग इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग कहते हैं? पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, मास सिलेक्शन मेथड और बैक क्रॉस मेथड। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बल्क मेथड। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से जरूर आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। बल्क ब्रीडिंग मेथड हो गया, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड हो गया, ये सब एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इसको जरूर से जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, टॉप क्रॉस कहेंगे या सिंगल क्रॉस कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जरूर से जरूर देख के जाए, टैप क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस क्या होता है, सिंगल क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होता है ना? ये टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये टर्म दोनों से आप तो भली भांति अवगत हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग 11 12 से ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से टॉप क्रॉस क्या होता है, सिंगल क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होता है, ये सारी चीजों को आप जरूर देख के जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर जेनेटिक काउज ऑफ हेट्रोसिस? हेट्रोसिस किस कारणवश होता है, ये किस कारण से हमें देखने को मिलता है? डोमिनेंस के कारण से, ओवर डोमिनेंस के कारण से, इपीस्टैटिस के कारण से या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो होता है, इन तमाम कारण से हम लोगों को हेट्रोसिस देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द एवा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि repeated selection, generation to generation simultaneously intermatting of the selected plant to provide genetic recombination is known as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब रिपीटेड सिलेक्शन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हर जनरेशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं और बाद में उनको सेलेक्टेड प्लांट की हम लोग मैटिंग करवाते हैं ताकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टरप्टिव सिलेक्शन, बाय पेरेंटल सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन या प्रोजनी सिलेक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकरेंट सिलेक्शन। बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग मेथड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको भी देख के जाएं, आपके लिए स्टार मार्क मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इन केस ऑफ क्लोनल और वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर? अगर हम लोग क्लोनल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो हमें किस तरह के सेल डिवीजन को देखने को मिलेगा? माइटोसिस देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा, बोथ मतलब माइटोसिस मियोसिस दोनों को देखने को मिलेगा, या अनसर्टेन मतलब कुछ कह पाना मुश्किल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा, माइटोसिस जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। बस आज का हमारा क्लास अब खत्म होने वाला है। अब बाकी बस 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, ट्राइटिकल वॉज डेवलप फ्रॉम द क्रॉस ऑफ। ये इतना बार क्वेश्चन, बहुत सरल प्रश्न है और बच्चे को ये रट चुका होता है, फिर भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये किसका क्रॉस होता है? हमको अगर ट्रिटिकल अगर डेवलप करना है तो किसको किसको किसका क्रॉस होता है? तो वीट और बार्ली का, वीट और मेज का, वीट और ओट का, या वीट और राई का? तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीट और राई के क्रॉस को हम लोग ट्रिटिकल हम लोग बोलते हैं, जो डेवलप होगा उसको। बोला सरबती सोनारा इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। सरबती सोनारा एक म्यूटेंट वेराइटी है, वो किसकी म्यूटेंट वेराइटी है? राइस की, मेज की, वीट की या मस्टर्ड की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मस्टर्ड, हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, द कंसेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप वाज डेवलप्ड बाय, किनके द्वारा कंसेप्ट ऑफ आइडियोटाइप दिया गया था। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो जरूर से जरूर इसे देख के जाए। आइडियोटाइप राइस और वीट का आइडियोटाइप भी जरूर से पढ़ के जाए, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आ सकता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है डोनाल्ड, मूलर, पीटरसन और स्टैडलर। तो किनके द्वारा दिया गया था, तो डोनाल्ड के द्वारा 1968 में कंसेप्ट दिया गया था आइडियोटाइप का। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही, और इसी तरीके से हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार फिर से, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। क्योंकि हम, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग हर सब्जेक्ट के अंदर में टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, और जिनको भी स्टार मार्क किया गया है जरूर से जरूर आप उन सारे प्रश्नों को देखें, उन सारे टॉपिक्स को एग्जाम में जरूर देख के जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और अभी अच्छी जैसी संस्था से पढ़ें। क्योंकि मेरा मानना है सिलेक्शन एक बार में भी होता है, 2 बार में भी होता है, 4 बार में भी होता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस किस बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप अगर एक बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उन तमाम टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और बाकी जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरा प्रयास जो मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, तब तक आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को मन लगा कर करते रहें।